अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको यूनिट स्टेप फंक्शन, शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन, पल्स को कैसे यूनिट स्टेप फंक्शन से मिलाकर बनाते हैं, रैंप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन को डिफाइन करके बताऊंगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वेव शेपिंग में अंदर लीनियर वेव शेपिंग, नॉन लीनियर वेव शेपिंग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाई पास आरसी सर्किट, और हाई पास आरसी सर्किट के अंदर जो है वो साइनसॉइडल इनपुट, उसके बाद स्टेप इनपुट और अन्य इनपुट्स जो स्क्वायर वेव या पल्स हो सकती है उसके बारे में ब्रीफ आइडिया दूंगा। तो अब शुरू करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। यह यूनिट स्टेप फंक्शन यह निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं: यू टी इज इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी फंक्शन की वैल्यू टी इज इक्वल टू 0 या टी इज इक्वल टू ज़्यादा टी से ज़्यादा पॉजिटिव मान के लिए 1 रहती है, और इज इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0, और टी की वैल्यू 0 से कम या नेगेटिव में जब भी होगी तब आपके यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी। तो ये दिखाया मैंने इस डायग्राम के अंदर। 0 पर ये 1 होगी यहाँ, उसके बाद ये लगातार जो है वो इस साइड में 1 बनी हुई है और लेफ्ट साइड में ये 0 है। तो ये हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आते हैं शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन। जैसा कि इसका नाम है सॉरी कि ये पहले वाले यूनिट स्टेप से शिफ्टिंग के द्वारा बनता है। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? यह फंक्शन निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं: यू टी माइनस ए इज इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, और इज इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन ए। अब हमने यहाँ क्या किया है, पहले वाले फंक्शन में तो यू टी था, तो टी को हमने टी माइनस ए से रिप्लेस कर दिया है। यानी जहां आपका टी इक्वल टू टी की बात कर रहे थे, वहां टी की जगह हम टी माइनस ए रख देंगे। तो टी को टी माइनस ए से रिप्लेस करने पर जो रिजल्ट बनेंगे उसके अनुसार ये कंडीशन डिसाइड की जाएगी। जैसे पहली कंडीशन में टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन, जब टी माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखेंगे तो उसको ए को दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो टी लेस देन टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बन जाएगा ये। तो यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, और इज इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन ए। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। ये अलग अलग फंक्शन हमने दिखाए हैं शिफ्टेड। पहला फंक्शन तो आपका नॉर्मल यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी 1 वैल्यू इसकी 0 के ऊपर ही होगी। सेकंड वाले केस में टी इज इक्वल टू ए के ऊपर जो है वो इसकी यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 हो रही है, ये वाला डायग्राम। तो इसको लिख रहे हैं हम यू टी माइनस ए। उसके बाद बात करते हैं यू टी प्लस ए की। टी प्लस ए में जब टी प्लस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब टी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए, इसलिए यहाँ माइनस ए के ऊपर जो है वो 1, और माइनस ए से ज़्यादा क्या होगी 0 और या ए की साइड में इनफाइनाइट टाइम तक। उसके बाद थर्ड वाला यू ए माइनस टी, यानी ए माइनस टी की जगह ए माइनस टी रख दिया, और ए माइनस टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए के ऊपर 1, तो ए माइनस टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या टी लेस देन और इक्वल टू ए। तो ये आ गई कंडीशन, ए या ए से कम के ऊपर 1 है, उसके बाद ये 0। तो चारों फंक्शन शिफ्टेड फंक्शन है: यू टी माइनस ए, यू टी प्लस ए और यू ए माइनस टी। तो ये चारों डायग्राम आपके चारों में एक पहला डायग्राम तो आपका नॉर्मल यूनिट स्टेप फंक्शन, और पिछले तीनों डायग्राम आपके शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन के दिखाए हमने। तो इस हिसाब से मैंने समीकरण 2 से यूटी की बेसिस के अनुसार टी माइनस ए और टी माइनस ए इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 के लिए यू टी माइनस ए इक्वल टू 1, और टी माइनस ए लेस देन 0 के लिए यू टी माइनस ए 0,
या टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड टी लेस देन ए। उसी को मैंने थोड़ा सा अभी जो डिस्कस किया मैंने उसको करके दिखाया है, अन्य भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से यू टी प्लस ए और यू ए माइनस टी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन हो, यूनिट स्टेप फंक्शंस। अब आते हैं पल्सेज को यूनिट स्टेप फंक्शन का मिश्रण कर सकते हैं, मतलब जो पल्स है वो यूनिट स्टेप फंक्शन से मिला करके बना सकते हैं। सपोज हमने पहली जो स्टेप यूनिट स्टेप फंक्शन से पल्स बना के दिखाया है पहले डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में हमने क्या किया है, V0 एम्पलीट्यूड की पल्स है VT, उसको कैसे शो कर रहे हैं, V0 उसका एम्पलीट्यूड दिखा दिया, ब्रैकेट में क्या कर दिया हमने यू टी माइनस ए माइनस यू टी माइनस बी, यानी आपका दो यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी आई टी माइनस ए और यू टी माइनस बी इनसे मिलकर के बन रही है। कैसे बन रही है ये हम दिखा देते हैं। तो पहले वाला जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ यू टी और यू टी माइनस ए दिखा रहा हूँ। तो ये यू टी पहले वाला डायग्राम, ये यू टी और यू माइनस माइनस यू टी माइनस ए। तो यू टी माइनस ए तो पॉजिटिव साइड में होगा ऊपर, लेकिन उसके आगे मैंने माइनस लगा दिया तो ये रिवर्स आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, यानी वर्टिकली जीरो से नीचे आएगा। तो ये माइनस यू टी माइनस ए आ गया। तो यू टी में माइनस यू टी माइनस से जोड़ दें, या हम यूँ कहें कि यू टी माइनस से यू टी माइनस से माइनस कर दें, यानी यू टी में से यू टी माइनस को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपकी यहाँ इस पोर्शन में जब आपका यू टी वन हो जाता है तो लगातार आपका जब यू टी वन रहेगा, यहाँ पर इस साइड में नेगेटिव और इस साइड में पॉजिटिव, इनका सम क्या हो जाएगा, या यू टी में से यू टी माइनस को माइनस करेंगे तो इसका सम क्या हो जाएगा, ये दोनों में से एक तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जीरो रहेगा, यानी टी इज इक्वल टू ए के बाद इसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। तो इसमें इसका मतलब ये है कि जीरो से लेकर ए के बीच में ये पल्स बनेगी, उसके बाद ये लगातार जीरो से पहले या ए से बाद में इसकी वैल्यू जीरो रहती है, इसको बोलते हैं हम पल्स। तो ये पल्स कंस्ट्रक्ट होगी। अब सेकंड वाला जो ऊपर डायग्राम दिखाया कि वन की जगह अगर एम्पलीट्यूड आप करते हैं V0 और फंक्शन का ए और बी के पल्स बनाना है तो यू टी माइनस ए और यू टी माइनस बी। तो टी इज इक्वल टू ए से यूनिट स्टेप फंक्शन शुरू होगा पहले वाला, और दूसरे वाला शुरू होगा यू टी माइनस दूसरा टी माइनस या टी इज इक्वल टू बी से, लेकिन यू टी माइनस बी नेगेटिव है तो ए और बी के बीच में पल्स आ जाएगी। तो यू टी माइनस ए माइनस यू टी माइनस बी को ए व बी के बीच की पल्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये इस टाइप से आपको अगर देखेंगे तो ये पल्स आ जाएगी, टी इज इक्वल टू ए और बी, ये जीरो है। तो सेकंड वाली पल्स ये ऊपर वाला फंक्शन यू टी माइनस ए और नीचे आ जाएगा यू टी माइनस बी। तो टी इज इक्वल टू बी के बाद में जो है फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी और टी इज इक्वल टू ए से पहले फंक्शन की वैल्यू जीरो रहेगी। तो ये टी इज इक्वल टू ए और बी के बीच में पल्स बन गई। अब आते हैं रैंप फंक्शन। टाइम के साथ ये लिनियरली इंक्रीज करता है, वी सी इज इक्वल टू टी से इसको डिफाइन करते हैं, टी ग्रेटर देन जीरो। तो ये सिंगल लाइन की तरह ये रैंप है, फंक्शन की वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन में, टाइम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उसके बाद आते हैं इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन ए की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट वैल्यू मानते हैं, ये दिस इज इन्फिनिटी एफ टी टाइम टी, टी इज इक्वल टू जीरो पर एकदम से इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है और इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है, इसको बोलते हैं इम्पल्स फंक्शन। उसके बाद आते हैं वेव शेपिंग क्या है। वेव शेपिंग में एम्प्लीफिकेशन या प्रवर्धन से पहले सिग्नल को उचित शेप दी जाती है। वेव शेपिंग क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन का काम यदि हम करना है तो उससे पहले हम सिग्नल को एक अपनी डिजायर्ड जो शेप देना चाहते हैं तो वेव शेपिंग के द्वारा दी जाएगी। यह कार्य किसी नेटवर्क द्वारा किया जाता है। कोई नेटवर्क इसके लिए यूज करते हैं किसी परिपथ के सिग्नल की शेप पर प्रभाव की जांच आउटपुट व इनपुट के एम्पलीट्यूड के रेशियो या अनुपात से या आउटपुट व इनपुट फेज एंगल से डिसाइड की जाती है। आउटपुट या इनपुट फेज एंगल के रेशियो से डिसाइड करते हैं। तो वेव शेपिंग में हम क्या कौन सा रिजल्ट देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि सिग्नल जो दे रहे हैं सर्किट को, जो वेव शेपिंग के लिए काम में ले रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो उसकी एम्पलीट्यूड व फेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आउटपुट एम्पलीट्यूड और इनपुट एम्पलीट्यूड का रेशियो या आउटपुट फेज एंगल अपॉन इनपुट फेज एंगल का रेशियो, इससे डिसाइड करेंगे कि वेव शेपिंग का इफेक्ट क्या है। आउटपुट और इनपुट का फेज एंगल का रेशियो और आउटपुट और इनपुट एम्पलीट्यूड का
रेशियो, ये दोनों चीज़ों से ये उस वेव शेपिंग के बारे में डिसाइड किया जाता है कि किस टाइप से वेव शेपिंग सर्किट काम कर रहा है। लेकिन मेन एम ये है कि वेव शेपिंग में सिग्नल को डिजायर्ड शेप देना, और ये किसी नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं लीनियर वेव शेपिंग। इसमें लीनियर नेटवर्क द्वारा सिग्नल की शेप, इसमें नेटवर्क जो काम में ले वो लीनियर नेटवर्क काम में ले रहे हैं, और ये लीनियर नेटवर्क जो है वो लीनियर एलिमेंट्स आर, एल व सी से बनाते हैं। इसमें सिग्नल का एम्पलीट्यूड व फेज एंगल चेंज होता है, इन सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा और फेज चेंज होगा। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आर एल, आर सी, आर एल सी को हम लीनियर सर्किट्स कहते हैं। इनका उपयोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन व समेशन के लिए किया जाता है। तो जनरली हम ये लीनियर वेव शेपिंग सर्किट कहाँ काम में लेंगे, डिफरेंशिएशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए व समेशन के लिए। उसके बाद आते हैं हम नॉन लीनियर वेव शेपिंग। इसमें सिग्नल की शेप नॉन लीनियर नेटवर्क के द्वारा चेंज की जाती है। इसमें डायोड, ट्रांजिस्टर व दूसरे एलिमेंट्स काम में लेते हैं। इसका उपयोग एम्पलीट्यूड लिमिटिंग, क्लिपिंग व क्लैंपिंग में लेते हैं। तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन कौन से काम लेते हैं इसमें, डायोड, ट्रांजिस्टर, जिनकी करेक्टरिस्टिक या स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है या लीनियर नहीं है, तो इसके लिए ये एलिमेंट काम में लेके ये बनाते हैं। और इसका यूज जो है वो एम्पलीट्यूड लिमिटिंग, क्लिपिंग व क्लैंपिंग सर्किट्स के लिए किया जाता है। उसके बाद आते हैं हाई पास आरसी सर्किट। तो ये सी और आर के क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं और इनपुट दे रहे हैं आर और सी के सीरीज कनेक्शन के अक्रॉस। ये आपका वी इन है और यहाँ आपका वी आउट ले रहे हैं। तो हाई पास आरसी सर्किट, हाई पास आरसी सर्किट इसको इसलिए बोलते हैं इसमें कि इसमें जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट इजीली पास हो जाते हैं और लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट की सर्किट ब्लॉक कर देता है। अब जो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो एक्सी होता है 1/2 एफ सी। एक्सी प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, या एक्सी प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो एक्सी का मान लो फ्रिक्वेंसी पर हाई होगा, क्योंकि एफ जीरो होगा तो डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो एक्सी की वैल्यू हाई हो जाएगी। और हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी पर एक्सी का मान जो है वो कम हो जाएगा, तो उच्च आवृत्ति पर निम्न होगा या कम होगा। अतः ये पर फिर सर्किट जो है परिपथ उच्च आवृत्ति के को पास करेगा, वह लो फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको क्यों करेगा। अतः इसे हाई पास सर्किट कहते हैं। हम अब अलग अलग इनपुट्स के लिए हाई पास सर्किट का रिस्पॉन्स किया। अब हम क्या करते हैं कि डिफरेंट इनपुट्स के लिए इस सर्किट का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। पहले लेते हैं साइनसॉइडल इनपुट के लिए सर्किट, हाई पास सर्किट कैसे बिहेव करेगा। साइनसॉइडल इनपुट के लिए आउटपुट की वेव शेप वही रहती है, परंतु एम्पलीट्यूड फेज एंगल चेंज। अब इसमें क्या है कि वेव शेप तो वही रहेगी, लेकिन फेज और एम्पलीट्यूड चेंज होगा। किसके लिए, साइनसॉइडल इनपुट के लिए। गेन ए इज इक्वल टू वी आउट अपॉन वी इन। परिपथ में बहने वाली धारा वी इन अपॉन आर माइनस जे एक्सी। टोटल सीरीज जो इम्पीडेंस है वो आर माइनस जे एक्सी होगा, क्योंकि सी का जो है माइनस जे एक्सी और बाकी आर का आर है ही। तो आउटपुट वोल्टेज वी आउट जो आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आउटपुट होगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट आपने निकाल रही है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वी इन अपॉन आर माइनस जे एक्सी इंटू आर। इसलिए गेन क्या हो जाएगा, वी आउट अपॉन वी इन क्या हो जाएगा, वी इन अपॉन आर माइनस जे एक्सी अपॉन वी इन। तो ये हो गया आपका आर अपॉन आर माइनस जे एक्सी। तो गेन ए इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी, उसमें चूंकि एक्सी नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसलिए गेन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सी के अंदर एफ आएगा। एक्सी को कैलकुलेट करेंगे तो ये एक तरीके से ये गेन जो है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है आर इजिकल टू एक्सी पर फेज एंगल, ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए आर इजिकल टू एक्सी और फेज एंगल 45 होगा, तथा ये आउटपुट पावर इनपुट पावर की आधी होगी। इस केस में क्या होगा कि आउटपुट पावर इनपुट की आधी रह जाएगी और आउटपुट वोल्टेज जो है मैक्सिमम वोल्टेज का 0.707 टाइम्स हो जाएगा। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है F1 1/2πRC, और F1 की वैल्यू जो है ए के मान पर में रखते हैं तो A इज इक्वल टू 1/1 माइनस जे F1/F, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1/1 प्लस F1/F का स्क्वायर, और फेज एंगल आता है थीटा 10 इनवर्स F1/F। F इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज करेगा तो F1 और F 0 की तरफ, और A जो है 1 की तरफ, और A की वैल्यू जो है वो 1/√2 या 0.707।
F1 को लो 3 dB फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। तो F इज इक्वल टू F1 पर F इज इक्वल टू 1/2 पाई RC या R इज इक्वल टू 1/2 पाई FC या XC होगा। अतः F1 पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ये प्रूव के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैंने सिर्फ इसके रिजल्ट्स आपको बताएं। तो इसके बाद में आप आते हैं, इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं कैसे ये कैलकुलेट की गई। अब आते हैं इनपुट यदि आपकी स्टेप टाइप की कर दी जाए, तो स्टेप टाइप की इनपुट इस डायग्राम में दिखाई है। ये डॉटेड से मैंने दिखाया है स्टेप, जीरो के बाद में एकदम से जीरो पर एकदम से ये 1 हो जाती है, या यहाँ वी आउट वी इन इक्वल वी है, तो जीरो से के बाद में एकदम से ये जीरो आते ही जाए एकदम से वैल्यू 1 हो जाती है, और 1 की जगह वी ले ले तो वी हो जाएगी। वी लगातार ये मेंटेन रहेगा इन्फिनिटी टाइम तक। तो टाइम टी हॉरिजॉन्टल स्केल पर, वर्टिकल पर वी आउट। तो स्टेप वोल्टेज है टी लेस देन जीरो के लिए जीरो है, और टी ग्रेटर देन इक्वल जीरो के लिए हमेशा ये कांस्टेंट रहती है, और उसको हम वी ले रहे हैं। तो टी जीरो पर वोल्टेज तात्क्षणिक रूप से इंस्टेंटेनियस जीरो से वी हो जाएगी। उसके बाद ये वोल्टेज ट्रांजिशन से जस्ट पहले के समय टी इक्वल जीरो माइनस को वोल्टेज ट्रांजिशन यानी टी इक्वल जीरो से जस्ट पहले के हम लिखेंगे हम टी इक्वल जीरो माइनस, और ट्रांजिशन से जस्ट बाद में हम लिखेंगे टी इक्वल टू जीरो प्लस से। ये लिखने का तरीका है। तो टी इक्वल जीरो माइनस पर इनपुट का मान 0 है, और टी इक्वल जीरो पर इनपुट का मान अचानक जो है वी हो जाता है, जो क्योंकि ये वी वोल्टेज की स्टेप वोल्टेज है। चूँकि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एकदम से चेंज नहीं की जा सकती, तो कैपेसिटर क्या है एकदम वोल्टेज चेंज इंस्टेंटली चेंज का रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस एकदम से इनपुट वोल्टेज एकदम से चेंज हो तो वो जस्ट लाइक शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ये उस टाइम जो क्या करेगा, शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा। और टी इक्वल जीरो प्लस पर भी इनपुट वोल्टेज वी ही बनी रहेगी। तो ये टी इक्वल जीरो प्लस पर इनपुट वोल्टेज वी बनी रहेगी, और लगातार ये वी ही मेंटेन होगी। अतः कैपेसिटर टाइम कांस्टेंट आरसी से चार्ज होना शुरू, अब चूंकि वोल्टेज इसमें वी अप्लाई हो रही है और आरसी टाइम कांस्टेंट से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर सी का मान एक्सपोनेंशियली वी की तरफ बढ़ेगा, जबकि आउटपुट वोल्टेज वी आउट का मान एक्सपोनेंशियली 0 की तरफ। जब कैपेसिटर जो है पूरी वोल्टेज से चार्ज होगा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है कि आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल रही है, यानी रेजिस्टेंस डिवाइडर बना हुआ है। तो इसमें जो वी कैपेसिटर के अक्रॉस जैसे वोल्टेज बढ़ेगी, आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जो है वो इन कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही आएगी। तो जब कैपेसिटर वोल्टेज वी हो जाएगी, तो बची वोल्टेज आर के अक्रॉस बची वोल्टेज जीरो हो जाएगी, तो आउटपुट वोल्टेज का मान जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारी वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर के क्रॉस आ गई, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो वी से चार्ज हो गया। तो आउटपुट वोल्टेज के शून्य होने की दर जो है वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल रेट जो चेंज होने की दर जो है वो डिपेंड करेगी टाइम कांस्टेंट आरसी पर। तो इनपुट वोल्टेज वी इन जीरो है कब, टी लेस देन जीरो पर, और वी कैपिटल वी है टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पर। तो आउटपुट वोल्टेज कितनी हो जाएगी आर के क्रॉस, आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। और तात्क्षणिक वोल्टेज वी इन जो है प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर प्लस संधारित्र के सिरों पर विभवांतर। टोटल वोल्टेज किसमें डिवाइड है, कैपेसिटर के रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस। तो वी इन इज इक्वल टू आई आर प्लस 1, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है 1/c आई डी टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला इसका, वी इन एस आर आई एस प्लस आई एस अपॉन एस। ये इंटीग्रेशन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आई एस अपॉन आई एस होता है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस टी इक्वल जीरो पर चार्ज शून्य होता है, ये इनिशियल कंडीशन है। तो वी इन एस आई एस आर प्लस, ये इनिशियल कंडीशन इसमें यूज नहीं की इसलिए मैंने बताया, ये आर प्लस 1/CS या आई एस इज इक्वल टू वी इन एस अपॉन आर प्लस 1/CS। तो वी आउट जो है वो आर इंटू आई एस, तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आउट आ जाता है। तो आई एस जो है वी एन एस अपॉन आर प्लस 1/CS इंटू आर। तो वी एन एस अपॉन 1 प्लस आर सी एस, ये होगा वी अपॉन एस प्लस आर सी। क्योंकि वी एन एस अपॉन आई एन एस वी अपॉन एस होता है, अब इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वी आउट टी आ जाएगा वी इंटू ई रेज पावर माइनस टी अपॉन आर सी, या वी इंटू ई रेज पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ क्या है यहाँ टाइम कांस्टेंट है, इसको आर से डिफाइन करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं टी इक्वल टू जीरो पर हाईएस्ट वैल्यू जो है वी, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर ई माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो किसी भी स्टेप इनपुट के लिए अगर हम बात करें तो ये स्टेप इनपुट के लिए ये शेप जो है वो ये शेप आएगी, यानी इनिशियली वी, उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली जीरो की तरफ इंक्रीज करेगी।
इसी टाइप से पल्स के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। पल्स पल्स के लिए इसका बिहेवियर कैसा होगा, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया तो इसमें जो है वो पल्स वाले पोर्शन के अंदर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। इसी टाइप से इसको स्क्वायर वेव के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। स्क्वायर वेव के अंदर जो है वो दो पार्ट आ जाएंगे, पहले इंक्रीज करेगी वी की तरफ, उसके बाद डिक्रीज करेगी। तो इसके यूज जैसे हम डिफरेंशिएटर सर्किट बनता है, तो इस टाइप से हम और भी तीनों इनपुट्स के लिए स्क्वायर वेव, पल्स और यूनिट स्टेप और एक नॉर्मल साइन वेव के लिए हम कर ही चुके हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको हाई पास आरसी सर्किट के बारे में, वेव शेपिंग की बेसिक के बारे में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कमेंट करिए या फीडबैक को जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।